दो प्रकार के मिरर बनने पड़े, एक कॉन्केव और एक अंदर की ओर गड्ढेदार है, उसे हम कॉन्केव सतह कह सकते हैं, और जो उसका उल्टा उभरा हुआ भाग है उसे आप कह सकते हो कॉन्वेक्स। ठीक, तो कल दो प्रकार के मिररों के विषय पर बनने पड़ा, एक कॉन्केव और दूसरा कॉन्वेक्स। Understand the meaning of the few terms. So these terms are commonly used in discussion about the spherical mirrors. हम spherical mirrors को तभी समझ सकते हैं जब हम इन कुछ टर्मों के विषय को याद रखें, जैसे कि the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. जैसे अगर हम किसी एक चमकदार सतह को बनाएं, जैसे ये एक मिरर का चित्र अपन देख रहे हैं बोर्ड पर, इस पर बीचों बीच एक सतह जो बनेगी जहाँ पर वो आकर टकराएगा। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाए तो एक वो पॉइंट जिसे हम हमेशा से नॉर्मल पॉइंट कहते थे, वो नॉर्मल पॉइंट यहाँ क्या कहलाएगा, पोल, जिसे आप यहाँ पी कह सकते हैं। अगर इस पूरे चित्र को घुमा दिया जाए तो कुछ ऐसा चित्र बनता हुआ दिखाई देगा। तो एक मिरर पर अगर कोई इंसिडेंस रे आकर टकराती है तो वो जब टकराएगी तो वो एक मध्य पॉइंट पर टकराएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, पोल। एक बात और याद रखी जाए कि इस पूरे स्फेरिकल सरफेस पर पोल कहीं भी हो सकता है। पोल वहीं होगा जहाँ पर आकर वो रे टकराएगा, क्योंकि एंगल I बराबर एंगल R का जो नियम है, वो नियम क्या है कि एक इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगी मिरर पर टकराएगी उसी एंगल से वापस आएगी। वो जहाँ इंसिडेंट होगा उस पॉइंट को ही हम क्या कह रहे थे, पोल कह। यहाँ हम उसे एक नॉर्मल लाइन से दर्शा रहे थे, लेकिन अब उसका एक नाम हमको पता चला, उसे हम क्या कहेंगे, पोल। तो इसे आप P लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ये पोल। केवल क्या याद रखना है कि इंसिडेंट रे जब आएगी और वो मिरर पर जिस पॉइंट पर टकराएगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल। इट्स लाई ऑन द सरफेस ऑन द मिरर। ये हमेशा कहाँ होगा, मिरर की सरफेस पर। तो ये मिरर की किसी भी सरफेस पर कहीं भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो भी प्रकाश की किरण देख रहे हैं तो यहाँ आप अधिकतर सूर्य की किरणों का प्रयोग करें। तो जब सूर्य की किरणों का प्रयोग होगा तो वो किसी भी भाग पर कहीं भी आकर टकरा सकती है, एक बात। दूसरा, द पोल इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, कैपिटल P के द्वारा अपन इसको डिनोट कर रहे हैं। आगे की बात देखें कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर, यानी कि पोल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी एक चमकदार मिरर का एक पार्ट ऑफ स्फीयर। क्योंकि हम यहाँ केवल एक ही भाग लेते हैं, हम पूरा भाग नहीं बना रहे, केवल एक पोर्शन। तो दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, तो इसका एक सेंटर होगा। इस सेंटर को आप क्या कहेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C। जैसे हम किससे डिनोट करेंगे, लेटर C के। Please note that the center of curvature is not a part of the mirror. एक बार याद रखी जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं होता। ठीक, एक सरल तरीका सीखते हैं कि जब हम किसी डायग्राम को बनाते हैं तो हम पहले से यहाँ एक लाइन खींच के रखेंगे। जैसा कि एक नाम अभी अपन ने पढ़ा P, इसे आप पोल कह रहे हैं, इसे आप क्या कह रहे हो, पोल। ये बीच की जो एक लाइन अभी आपने खींची, इसे आगे आप प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी भी मिरर का हिस्सा नहीं होता। तो जिस पॉइंट से ये लाइन टकराई थी वहाँ से अगर हम एक डॉटेड लाइन को लेकर जाएं और वहाँ एक अगर हम लेटर लिखें C, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, कभी कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ भी मिल जाता है। क्या ये मिरर का हिस्सा है, नहीं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखना हो तो इस चित्र को ध्यान से देखिए कि जहाँ पर इंसिडेंट रे आई
एक टक्कर हुई हमको पोल में, जिस पर टक्कर हुई उसी एंगल से वो रे वापस चली गई, लेकिन बीच में एक डॉटेड लाइन बनती हुई दिखाई दी, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। अगर आपको फोकस जब भी दिखेगा आगे आगे आप पढ़ेंगे तो वो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमें दिख जाएगा। आगे देखें जरा कि इट्स लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन द फ्रंट ऑफ इट। अगर कॉन्केव की बात चल रही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उसके सामने होगा, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा बिहाइंड द मिरर होगा। ये तो कॉन्केव था, अगर यहाँ कॉन्वेक्स मिरर होता तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनता, बिहाइंड। इसलिए हमेशा कॉन्वेक्स लेंसों में या मिरर में हमें इमेज बिहाइंड द मिरर प्राप्त होती है। क्यों? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वहीं पर हमको फोकस दिखाई देगा, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो चित्र यहाँ नीचे दिए गए हैं किताब में, अगर हम देखते हैं इट्स बिहाइंड द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो यू मे नोट दिस द फिगर 10.2a and 10.2b। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called the radius of the curvature of the mirror. It is represented by the letter r. You may note that the distance of PC is equal to the radius of curvature. अगर आप r कहोगे तो इसी को तो कहोगे, जैसे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक, एक सर्कल पर हम रेडियस बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हो आप। अब अगर इसका ये पोर्शन हम मिटा दें तो आपके इस चित्र में उस चित्र में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम यहाँ सर्कल का प्रयोग नहीं कर रहे, हम केवल एक आधे भाग का प्रयोग कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे आपने अभी आर कहा वो पी और सी के इक्वल हो गए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो यही था। तो पी और सी इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आगे अभी आप पढ़ेंगे कि पी सी प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर है। क्यों होती है? क्योंकि हम इसे यहाँ नाम आर दे रहे हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। कर्वेचर क्या था? सी था। तो रेडियस कहाँ से बनता है कि जब हम एक सर्किल को आधा कर दें तो हमको उसकी रेडियस मिलेगी, या एक डायमेट्रिकल सर्किल को अगर हम आधा करें तो आप उसे क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस आर इक्वल टू, अगर ये लिख दें आर इज इक्वल टू पी सी या पी सी इज इक्वल टू आर, तो वो एक ही बात है। क्योंकि हम पी सी को अब क्या कहेंगे आगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अकेली नहीं बनेगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर बनेगी, तब अपन उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। देखें जरा, तो इमेजिन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। उन्होंने कहा कि आप इमेजिन कीजिए कि एक सीधी लाइन पोल से निकल कर आती है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती है। तो जब वो एक लाइन जब जुड़ेगी तो नाम क्या होगा? पी सी। जैसे पी से निकली और सी तक गई तो उस रे को अपन क्या कहोगे? पी सी। अब पी सी का नाम अगर कुछ बदल रहा है तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। हम इसी लाइन को क्या कहेंगे अब? प्रिंसिपल एक्सिस। और अब जो भी सारी चीज़ें इमेज बनती हुई हमें दिखाई देगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही दिखाई दे जाएगी। कहाँ दी जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। देखें जरा एक बार फिर से कि रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एंड इट्स पोल। ये बात हमेशा याद रखी जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा अपने पोल से नॉर्मल होगी, यानी पोल क्या है? पी, और पीसी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस निकला कहाँ से? पोल से। पोल से एक सीधी रेखा। अब जब भी कभी डायग्राम बनाना हो तो एक जरा सी बात पहले से याद रखो कि जब भी तुम किसी डायग्राम को बनाने बैठो तो अपने मन से, अगर कॉन्केव है तो इतना काम करके बैठ जाते हैं, इतना काम अपन पहले ही कर लेते हैं। अब बात शुरू ये होती है कि अगर परीक्षा में कोई क्वेश्चन आया कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटिव पे था कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, फोकस पे था, या बिटवीन पी एंड सी था, तब जाकर इमेजें क्या बनेंगी और कैसी बनेंगी। पहला काम इतना सिर्फ समझने के लिए है, हम इतना चित्र पहले से बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि जो भी काम होना है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होना है। एक उदाहरण इसमें बेटा दिया गया है, अगर उसको हम समझें तो उदाहरण क्या है? एक एक्टिविटी है,
एक क्वेश्चन भी वो दे रहे हैं कि डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट्स मे डैमेज योर आइज। कि सूर्य को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, और अगर कोई कांच के टुकड़े से चमकदार लाइट आए या स्प्राइकल या रिफ्लेक्टेड लाइट आए तो अभी हमें वो नहीं देखनी चाहिए, वो हमारे आँखों को नुकसान करती है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो अगर हम कांच चमकाते हों तो किसी की आँखों पर नहीं चमकाना चाहिए, वो आँखों को नुकसान कर सकता है। एक्टिविटी क्या कहती है कि होल्ड ए कॉन्केव मिरर। आप एक कॉन्केव मिरर को होल्ड कीजिए इन योर हैंड, अपने हाथ में पकड़िए, एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सन, और उसका एक सिरा कहाँ रखिए, सन की। जैसे कि ये कॉन्केव मिरर है और इसे हमने एक सन की तरफ रख दिया। अब वो जो सूर्य की पूरी रोशनी है वो एक सन मिरर पर आके टकराएगी। अगर एक चित्र अपन यहाँ बनाए, एक मिरर को हमने एक स्टैंड पर होल्ड कर दिया, सनराइज से या जो सनरेज आ रही थी वो यहाँ से आई और इस मिरर पर आकर टकराई। इस मिरर से जब वो टकराई तो टकराने के बाद नियमानुसार वो किसी दूसरी ओर चली जाएंगी। अब जांच करने के लिए हम यहाँ एक कागज़ का टुकड़ा रख देंगे और इसको प्रॉपर बैलेंस के साथ ऐसे ही लगा रहने देंगे। कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे कि पहले उस कागज़ में से धुआं निकलेगा और कुछ देर बाद वो कागज़ जल जाएगा। केवल एक बात याद रखनी है कि इस कांच ने क्या किया, सूर्य की पूरी एनर्जी यानी कि एक सन का इमेज, या इमेज क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई आर्टिकल अगर होगा तो उसका इमेज बनेगा ना, और अगर जितना पावरफुल वो आर्टिकल है तो उसका इमेज भी उतना ही पावरफुल होगा। अब सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस संसार को एनर्जी देने वाला है, तो आप सोचिए कि उसके अंदर से कितनी एनर्जेटिक एनर्जी निकल रही होगी, कितनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जाएं निकल रही होंगी, और वो सारी ऊर्जा आपने केवल एक स्थान पर केंद्रित कर दी। अगर ये ऊर्जा यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये मिरर ही टूट जाता। तो केवल उसको क्या किया गया, ऊर्जाओं का ट्रांसफ़र किया, जो एनर्जी आई अब वो एक सन एनर्जी थी, आपने पूरे सन का इमेज एक मिरर पर उतार लिया, मिरर से आपने उसे कागज़ पर उतार दिया तो एक फोकस बनता हुआ दिखाई दिया कागज़ पर। अब उस कागज़ पर एक स्पॉट बनता हुआ दिखाई दिया सफ़ेद, जो एक सन का रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि वो एक सूर्य की इमेज थी। कागज़ पर अगर सही समझ में हमें नहीं आए तो हम एक स्टैंड को ऐसे सेट करें और एक बड़े से किसी पात्र में जल भर के रख दें, और हम उसमें अगर सन की इमेज देखें तो कुछ देर बाद वो पानी भी गर्म हो जाएगा। और अगर आप एक बाल्टी पानी लेकर ऐसे खुले में छत पे रखे आएँ तो वो घंटों रखने के बाद भी गर्म नहीं होता, लेकिन इस प्रक्रिया में वो 2-4 घंटे में ही गर्म हो जाएगा। क्यों? वो सारी ऊर्जा आपने किस पर डाली, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि एक स्पॉट लाइट बनता हुआ आया और वो सीधा एक पॉइंट पर आया, तो सारी एनर्जी कहाँ जा रही थी, उस पॉइंट पर। तो एक्टिविटी के बाद उन्होंने क्या कहा कि द पेपर एट फर्स्ट बिगन वन प्रोड्यूस स्मोक, कागज़ जलने से पहले उसने क्या दिया, धुआं दिया। इवेंचुअली इट में इवन कैच फायर, और बाद में वो आग को भी पकड़ेगा। क्यों? तो क्वेश्चन भी ये बना कि व्हाई डज इट बर्न, ऐसा क्यों हुआ? तो द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज एट ए पॉइंट एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन द मिरर, कि आपने उस पूरे सन की लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज माने इकट्ठा कर दिया। तो वो सारी सन रेस की जो एनर्जी या ऊर्जाएँ थी वो एक स्थान पर, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। अब वो सारी जो लाइट ऑफ रे आ रही थी या जो प्रकाश की किरणें आ रही थी, जो बाकायदा एक ऊर्जा लेकर आ रही थी, वो जब एक स्थान पर इकट्ठी हो गई तो वो सारी ऊर्जा एक स्थान पर आ गई, जिसके वजह से कागज़ ने पहले धुआं दिया और फिर वो जल गया। इनफैक्ट द स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपको उस कागज़ पर बीचों बीच एक सन का इमेज दैट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो उस पॉइंट को अब आप क्या कहोगे, फोकस, क्योंकि आपने इमेज कहाँ देखी, उस कागज़ पर। तो उस कागज़ पर जो सन की इमेज थी उसे आप क्या कहेंगे,
यही हमारी इमेज होती है। अब उदाहरण के तौर पर अपन ये चित्र को देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण आती है और वो यहाँ टकराती है। टकराने के बाद वो जिस एंगल से आई थी उस एंगल से वापस चली जाती है टक्कर खाकर। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर टकराएगी वो पॉइंट ही एफ होगा, जहाँ पर हमें इमेज बनती हुई दिखाई, यानी इमेज हम कहाँ देखेंगे, वो आ कहीं से रही थी लेकिन इमेज कहाँ दिखेगी, फोकस पर। ये उसका फोकस पॉइंट होता है। तो द पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इंटरसेक्ट सर्किट। क्या कहा गया कि जब बहुत सारी ऊर्जाएं एक साथ कंसंट्रेटेड में मिली या संख्या या मात्रा में ज़्यादा हो गई तो उन्होंने पेपर को जला दिया। तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब आप क्या कहोगे, वैल्यू कितनी दूरी से आई? तो दूरी तो हम नहीं नाप सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जिस जगह से वो टकरा रही थी, यानी कि कहाँ टक्कर हुई, यहाँ, तो पोल से और फोकस तक के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे छोटे स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। तो ये इमेज का एफ बड़ा फोकस का, और जो दूरी ये बनी ये फोकल। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। अगर हम इस बात को रे डायग्राम से समझें तो ऑब्जर्व द फिगर 10.2 ए क्लोजली। द नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फैलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर। जैसा चित्र किताब में दिया है उसका एक छोटा सा रे डायग्राम अपन ने यहाँ बोर्ड पर बनाया कि तमाम प्रकाश की किरणें आ रही थी और वो मिरर से टकरा रही थी। हम तमाम को छोड़ गए। जब हम पहले चित्र बनाना सीखें तब हम तमाम डालें, लेकिन पहला काम क्या है कि पहले एक रे को काम करना है। एक रे को लेकर हमें चित्र बनाना है। जब एक रे जैसा काम करेगी वैसे ही वो सारी रे काम कर रही हैं। तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि इन्फिनिटी से तमाम रे आ रही हैं। हमने यहाँ इन्फिनिटी से एक रे निकाली। समझ लें कि पहले जब एक रे आई वो एक मिरर पर टकराई, टकराने के बाद वो उसी एंगल से वापस गई। प्रिंसिपल एक्सिस से जब वो गुजर गई, प्रिंसिपल एक्सिस पर जब वो गुजरी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो टकराई उस पॉइंट को ही हम फोकस कह रहे हैं। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हमने क्या कहने लगे, तो फोकल लेंथ को हमेशा छोटे एफ से आप देखना। ये एक चित्र 10.2a था, इसके लिए कॉनकेव के लिए, जिसमें एक रे आ रही थी इन्फिनिटी से। अब इसी चित्र को अगर हम बड़ा करें तो हम इस पर अगर तमाम रे इसी प्रोपोर्शन में डालें तो आपको तमाम स्पॉट एक ही जगह पर बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो सारी पैरेलल रे थी और वो आकर एक पॉइंट पर टकराए। तो फोकस भी कहाँ दिखाई दिया, एक पॉइंट पर। अब थोड़ी सी बात बदलेगी क्योंकि मिरर चेंज होगा अगर कॉन्वेक्स। तो सिमिलरली ऑब्जर्व 10.2b। इसी प्रकार जैसे आपने इसको ऑब्जर्व किया ऐसे ही 10.2b को ऑब्जर्व कीजिए कि हाउ आर द रे पैरेलल ऑफ द दिस प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बाय द कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कॉनकेव में दिखाई दे रहा था क्या वैसा ही कॉन्वेक्स में दिखाई देगा, होगा सब कुछ वैसे ही। बस अंतर किसका है कि कॉनकेव में जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो कैसा था, इनवर्स, और कॉन्वेक्स में कैसा होगा, आउटवर्ड। यानी कि जो इंसिडेंट होगा वो इनवर्ड और आउटवर्ड के चक्कर में कुछ रेखाओं का अंतर दिखाई देगा। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में जब भी कोई रे डायग्राम बनेगा तो वो इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फोकस कहाँ बना, मिरर के सामने। लेकिन कॉन्वेक्स की स्थिति क्या है कि वो सारी चीज़ें कहाँ बनेंगी, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर बनने के पीछे क्या रीज़न है, अगर यही क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए कि कॉन्वेक्स में वो बिहाइंड द मिरर क्यों बनती है, तो उसका आंसर अभी 4 लाइन पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। और हमें इमेज हमेशा कहाँ मिल रही थी, पी और सी के बीच में। तो सी को ही तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे थे। To come from the point of the principal axis, so this point called the principal focus of the convex mirror. So the principal focus is represented by the letter F,
if the distance between the pole and the principal focus of the spherical mirror is called the focal length, it is represented by the letter n. अगर हम दूसरे चित्र का ऑब्जर्वेशन करें 10.2b का, जस्ट अपोजिट है, बाकी सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं। कि यहाँ जो मिरर पर इमेज बन रही थी वो आगे और कॉन्वेक्स में कहाँ पहुँची, मिरर के पीछे। अब कुछ नई बात देखते हैं कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल, तो द सरफेस देन हैज ए सर्कुलर आउटलाइन। अभी आप सब क्या देख रहे हैं, एक सर्कुलर आउटलाइन ही तो है। क्या जब रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन देख रहे थे तो एक सर्किल बना रहे थे। सर्किल में क्या देखा कि रेडियस क्या है, वो एक आधा भाग है, और इसे जब इरेज किया तो केवल हमें एक मिरर का चित्र दिखाई दिया। इसी को हम क्या कह रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को पीसी कहा गया और इसी को रेडियस कहा गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन यहाँ नहीं लिखते जनरली, तो क्या लिखते हैं, पी और सी। जैसे हम हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को ही मिलाकर अपन ने क्या कह दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो केवल बात क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके दो पॉइंट बिंदु होंगे, एक होगा पोल और एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। या आप सरल भाषा में याद रखने के लिए ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस बनती कैसे है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को बनाने के लिए दो लोग जिम्मेदार हुए, एक तो पोल और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे याद रखो। तो आप कह सकते हो पीसी बराबर आर और आर बराबर पीसी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। नाम केवल क्या याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। ये जो सर्कुलर आउटलाइन हम देखते हैं हमेशा, इसे हम एपर्चर कहते हैं। ये केवल एक सर्कुलर आउटलाइन है, इसी को एपर्चर कहते हैं। उन्होंने आपको एक नाम भी दे रहे हैं वो अभी, कि आप इसे एम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसका नाम एम और एन दे सकते हैं। ये एपर्चर है, मिरर के लिए। अगर आपको एम एन नहीं देना तो आपको दूसरा नाम दे सकते हैं। तो वी शैल कंसीडर इन अवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर whose aperture is much smaller than its radius of curvature। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम केवल एक आधे सर्कुलर की बात करते हैं, हम पूरे की बात तो नहीं कर रहे। हम अभी केवल आधे हिस्से की बात कर रहे हैं, इसलिए ये केस आ रहा है। अगर हम पूरे की बात करें तो पूरे की बात हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो पूरा हुआ तो वो फिर लेंस हो जाएगा, वो मिरर नहीं बचेगा। और लेंस जिसकी दोनों ही सतह चमकदार होती हैं, उस पर कहीं एक दिशा पर पॉलिश नहीं होती। लेकिन मिरर अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं कि एक सतह चमकदार है और दूसरी सतह पॉलिश होगी, यानी एक ही तरफ से काम हो रहा होगा जहाँ चमकदार सतह है। तो इट्स देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ। तो यहाँ एक रिलेशन बनकर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और फोकल लेंथ के मध्य, कि फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। प्रत्येक स्फेरिकल मिरर का एपर्चर बड़ा स्मॉल है, छोटी तो है, एक ही तो सर्कुलर आउटलाइन लेते हैं। अगर हम इसका सर्कल कर दें तो वो बड़ा इसका एपर्चर होगा, लेकिन एक छोटा एपर्चर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये किसके बराबर होगा हमेशा, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ अगर डबल होगी तो एपर्चर पूरा होगा। तो वी पुट द एस आर इज इक्वल टू 2। तो एक नया इक्वेशन बना, r इज इक्वल टू 2, यानी रेडियस हमेशा कब बराबर होगी, जब फोकल लेंथ डबल होगा। ये वही केस हो रहा है कि जब रेडियस को हम डबल करते हैं तो वो डायमीटर की वैल्यू दे देता है ना। इलेक्ट्रिसिटी में भी अपन ने एक बार पढ़ी थी 2R बराबर I/2, कि जब रेजिस्टेंस नहीं डबल होते हैं तो करंट आधा हो जाता है। फिर अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था H बराबर I² RT, तो वहाँ I को स्क्वायर क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ करंट प्रोपोर्शनल हो रहा था उन दोनों चीज़ों के, इसलिए उसको डबल कर रहे थे। तो ये सीधी सी बात आई, R बराबर 2F। अब R बराबर 2F क्या है कि अगर रेडियस को कभी पता करना पड़े तो हमें फोकल लेंथ को कैसा करना पड़ेगा। और यदि इसका विपरीत क्वेश्चन आ जाए, एक सा सेम क्वेश्चन है कि अगर R यानी कि रेडियस पता करना है तो फोकल लेंथ को डबल करना पड़ेगा। और अगर कभी फोकल लेंथ आपको दे दी जाए और आपसे रेडियस पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, तो आपको रेडियस को आधा करना पड़ेगा, R/2 बराबर F।
सीधी सी बात, फिर से देखो एक बार, अगर आर को हमको सेटिस्फाइड करना है तो फोकल लेंथ को कैसा करना पड़ेगा, ट्वाइस, डबल करना पड़ेगा। और अगर कभी आर का वैल्यू दिया हो, फोकल लेंथ निकालना हो तो r/2, आर के अपॉन 2 करेंगे तो हमें फोकल लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी अपने यहाँ। तो द इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, मिडवे, कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि पी और सी के मध्य की बात। अब एक नई हेडिंग आएगी, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कि हम किसी भी स्फेरिकल मिरर पर एक इमेज का फॉर्मेशन कैसे करें। एक बात आप याद रखें, ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है एक बहुत बड़ी इमेजों का। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बनवाने से पहले हम एक नक्शा बनवाते हैं, तो वो नक्शा ही एक रे डायग्राम होता है। वो सिर्फ हमें ये समझाता है कि वो कौन सा फ्लोर, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल या किस प्रकार का बिल्डिंग का ढांचा है, किस प्रकार का बनेगा, वो एक मॉडल पर अपन ने रखा है। कि पहले उसे एक कागज़ पर उकेरा गया, कागज़ के बाद उसे एक, अगर वो किसी सरकारी संपत्ति का मॉडल है या किसी मॉल का मॉडल है, तो उन्होंने उसे कार्डबोर्ड पर उकेरा, कार्डबोर्ड को बनाया तो उसका साइज बड़ा हुआ और वो बाहर प्रेजेंटेशन के लिए रखा गया कि ये जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कुछ दिनों बाद आपको ऐसी दिखाई देगी। तो हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो हम भी सिर्फ क्या बना रहे हैं कि एक कहीं ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन हम अपनी कॉपी पर दिखाएं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी सेंटीमीटर्स में वैल्यू आ जाती है कि इन्फिनिटी से रे आ रही है तो ठीक है, आप कुछ दूरी पर लिख दोगे, लेकिन कभी कभी वो ऐसा कर देते हैं कि उन्होंने सेंटीमीटर्स में वैल्यू दे दिया। परीक्षा कॉपी पर सेंटीमीटर की वैल्यू ही नहीं पहुँचेगी। अगर आप परीक्षा कॉपी को अपन देखें तो वो कितनी लंबी लाइन आप खींचोगे, एक बड़ा स्केल मान लीजिए, अगर आप उसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो एक बड़ी स्केल मान लीजिए, उन्होंने आपको 26 सेंटीमीटर का लाइन दिया तो वो कॉपी से बाहर चला जाएगा। तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस कॉपी से बाहर चला जाएगा तो इमेज तो कॉपी के भारी बनेगा। तो बात हमारी गलत है। तो वहाँ सिर्फ दिमाग में इतनी बात रखना है कि हमें एक चित्र बनाकर दिखाना है कि जो ये बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु का किसी भी जगह पर रखा है तो उसका एट पॉइंट प्लेस कहाँ होगा, और फिर वो प्लेस कहाँ होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये सारी बातें अपन वहाँ बता सकते हैं। तो मिरर्स की स्टडी करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन को करने के लिए, या अभी तक हमने सिर्फ प्लेन मिरर्स को देखा था कल, जिसमें बहुत सीधी सी बात थी कि ऑब्जेक्ट इज सेम एज द लेंथ। ऑब्जेक्ट हमेशा अपने साइज के बराबर दिखाई दे रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई दे रहा था, कुछ बातें अपन ने वहाँ देखी। लेकिन यू आल्सो नो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम बाय देम। यहाँ हमें तीन चीज़ों को बताना पड़ेगा हमेशा, एक उसका पोजीशन, एक उसका नेचर और एक उसका साइज। तो हाउ अबाउट द इमेज फ्रॉम बाय द स्फेरिकल मिरर्स, how can we locate the image from the concave mirror for different position of the objects? तो are the image real or virtual? हम ये कैसे पता करेंगे कि इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी? तो यहाँ किताब में अपन को बहुत सारे हिंट्स भी मिलेंगे जो हिंट ये बता देंगे कि ये हमेशा इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। तो हिंट क्या है, वो सारी हिंट प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉपी करेंगे, या हम प्रिंसिपल एक्सिस का जो अभी और अध्ययन करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें अपने आप पता चलेंगी कि वो इमेज रियल होगी या कुछ साइन हम याद रखते हैं, प्लस और माइनस। अगर वो साइन हमें पता चल जाए तो वो बात अपने आप होगी। या जब हम कोई एक अभी सवाल आप लगाओगे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू लगाओगे, तब वो साइज और वो सब निकालोगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इमेज हमेशा के लिए रियल होगी। अगर माइनस आए तो अपने आप आंसर में लिख देना रियल इमेज, और अगर वो पॉजिटिव में आंसर्स आएंगे तो वो वर्चुअल इमेज होगी। तो कुछ चीज़ें हमें वैसे ही पता चल जाती हैं प्लस और माइनस को लगाकर कि वो क्या बनेगी। अभी एक और हिंट अपन आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर एबव फोकस आता है तो क्या होता है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो फोकस बनता है तो फिर इमेज कैसी होती है। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो इस एक्टिविटी के द्वारा अपन समझें। तो एक्टिविटी क्या कह रही है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न एट द वे द डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। आपने एक कॉन्केव मिरर पर फोकल लेंथ निकालने की बात को समझ लिया। कैसे?
कि जहाँ से टक्कर हुई, अपनी भाषा में याद रखो तो जल्दी याद होगा, कि जहाँ टक्कर हुई और टक्कर से वो टक्कर जब दूसरी लाइन पे दिखाई दी तो वो फोकस बना, ठीक। और उन दोनों के बीच की दूरी क्या कहला रही थी? अगर आप एक उदाहरण देखें कि साइकिल लेकर जा रही थी, पैरेलल रे थी, इन्फिनिटेड रे चली जा रही थी और हम अचानक गिर गए, और जहाँ गिरे वो एक नॉर्मल पॉइंट बना, ठीक। वहाँ से हम उठे और उठकर सीधे चले। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट था मेजर, तो वो जो बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी, वो चाहे अपनी गाड़ी हो या मनुष्य हो, जो भी हो, तो वहाँ जब वो एक क्राइम सीन लोकेटेड किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ एक गोल सर्कल चौक से बने अपन ने देखी, यानी वो हमारा इमेज पॉइंट है। अब बेर बेर उस गाड़ी को नहीं लाया जाएगा सर्वे करने के लिए, ना वो व्यक्ति बुलाया जाएगा बेर बेर कि वो भाई आए और फिर से सारी चीज़ों को बताए। वो एक सीन लोकेट हुआ कहाँ? इमेज पर। तो इमेज कहाँ बन रही थी? अब टक्कर वाले स्थान से और इमेज तक की दूरी को फाइंड आउट किया जाएगा कि ये कहाँ से आकर गिरा और कहाँ एग्जैक्टली वो पॉइंट पर आकर रुका। तो अगर वो कोई टक्कर भी होगी तो पहले बैलेंस डिसबैलेंस होगा, फिर वो डिसबैलेंस ही होते होते वो एक स्थान पर जाकर पर्टिकुलर रुकेगा। वही तो इमेज है, क्योंकि वो वहीं से उठ के जाए। तो जहाँ जिस पॉइंट पर ये टक्कर हुई उसे क्या कहा? फोकस। इमेज वहीं बन गई, और फिर वहाँ से उस टक्कर के बीच की दूरी को अपन ने क्या कहा? इतनी सी बात याद है।